Hello everyone, this is Manmohan Kumar and through the Navaga channel I am going to teach you the chapter Body Fluid and Circulation. This is nearly the 18th chapter of NCERT and it is an important chapter of human physiology as nearly लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल तो पूछे ही जाते हैं इस चैप्टर से, तो सो ध्यान देंगे। तो चलें, तो इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मेनली है इंट्रो। सबसे पहले तो इंट्रो पढ़ेंगे पूरे चैप्टर का, फिर उसके बाद बॉडी फ्लूइड दैट इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ आर दी मेन बॉडी फ्लूइड आर ब्लड एंड lymph are the main body fluid, and after reading about the body fluids we will head towards the सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज मतलब किस तरह से नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, और हार्ट का किस तरह से हार्ट का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरह से है वो देखेंगे। फिर उसके बाद डबल सर्कुलेशन, मतलब हार्ट जो है ना वो मिक्स सर्कुलेशन नहीं है यहाँ पे हम लोग में, डबल सर्कुलेशन है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग, तो इम्प्योर ब्लड को अलग, प्योर ब्लड को अलग, तो अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट है उसको समझेंगे। फिर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी थ्रू ईसीजी, ये सब क्लियर करेंगे इसमें। फिर डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम वो भी आगे देखेंगे। तो ये वो मेनली दोनों था बॉडी फ्लूइड्स, और ये हुआ सर्कुलेटरी पार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पार्ट। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन दोनों देख लेंगे। तो सबसे पहले अब आते हैं मेनली इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग डील करेंगे कि मतलब हम लोग को क्यों जरूरी पड़ा इस चैप्टर को सिलेबस में इंक्लूड करने का, या फिर इस चैप्टर को समझने का, इस चीज़ को समझने का क्यों जरूरी पड़ा, तो वो इंट्रोडक्शन में देख लें। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एंड आल्सो द फीकल मैटर, सबके रिमूवल के लिए ज़रूरी है। तो न्यूट्रिएंट जो डाइजेशन करके जो हम लोग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व किए स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा वॉल में, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए हमें ब्लड फ्लूइड की ज़रूरी है, बॉडी फ्लूइड की ज़रूरी है। बॉडी फ्लूइड डेट इज़ इसेंशियली दी ब्लड, बिकॉज लिम्फ तो कम ही है, इसलिए बॉडी फ्लूइड को हम ब्लड ही समझेंगे अभी। तो ब्लड की ज़रूरी है न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर नोज़ के थ्रू जो हम लोग ऑक्सीजन इंटेक किए उसको फिर लंग में गया, और लंग के बाद एक्सचेंज हुआ कैपिलरी के थ्रू, ब्लड में ऑक्सीजन गया और फिर ब्लड से सेल टू सेल चला गया। तो यही इसका मतलब रेस्पिरेशन के लिए भी जरूरी पड़ा बॉडी फ्लूइड का। फिर एक्सक्रीशन या फिर रिमूवल ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट, उसमें भी ब्लड ही होता है जो किडनी तक लेके जाता है, ब्लड ही होता है जो किडनी तक वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाता है, फिर उसका एक्सचेंज करके फिर उसको रिमूव आउट फ्रॉम दी बॉडी। तो रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, तीनों में ज़रूरत है बॉडी फ्लूइड का। तो ठीक है, और सो देयर इज़ एन एफिशिएंट मैकेनिज़्म, एकदम फुल प्रूफ मैकेनिज़्म होना चाहिए ताकि हर सेल को ये सब सब्सटेंस हर सेल तक पहुँचे, न्यूट्रिएंट पहुँचे, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुँचे, और हर सेल से हार्मफुल सब्सटेंस को हम लोग रिमूव आउट करके उसको प्यूरिफाई कर दें। ठीक है, अब तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग को ज़रूरत है, हर ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले देख ले स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, इस सब में वाटर कैनाल होता है, और वाटर कैनाल जो होता है वो भी मतलब उसमें बॉडी फ्लूइड जो कहेंगे वो वाटर ही हो गया, मेनली वाटर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। तो ये ऑस्कुलम के थ्रू ऑस्कुलम के थ्रू जो वाटर को इनटेक किया, उसमें फूड था, उसमें गैसेज था, फिर उसी से हार्मफुल सब्सटेंस को भी रिमूव कर लेते हैं। तो इन लोग का मतलब सिंपल ही है, एक बार वाटर लिया, बाकी सारा प्रोसेस अंदर कर लिए, फिर वाटर को रिमूव कर दिए, फिर वाटर लिए, फिर प्रोसेस हो गया। तो मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में सिंपलर मैकेनिज्म था। और अब कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक मैमल्स, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म
और मैमल्स में एकदम पूरे डेवलप्ड सिस्टम चाहिए ताकि प्रोसेस अच्छे से हो सके, थोड़ा सा भी फॉल्ट ना हो। अगर कुछ भी फॉल्ट हो गया तो एक डिसऑर्डर हो जाएगा। तो इसलिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाया गया है थ्रू द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, थ्रू द पंपिंग स्टेशन हार्ट एंड थ्रू ब्लड एंड थ्रू लिम्ब। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब इंट्रो तो हो गया। इंट्रो यही था कि मतलब मतलब न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और हार्मफुल सब्सटेंस के रिमूवल के लिए ब्लड का ज़रूरत था। सो ब्लड आया फॉर्म में। फिर आगे आप ब्लड को देखें तो ब्लड इज मेनली द फ्लूइड कनेक्टिव और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज आल्सो द कनेक्टिव टिश्यू। आप लोग पढ़े होंगे टिश्यू चैप्टर में कि ये ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब देखें ब्लड इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। देखिए जहाँ पे हम आपको बोल देंगे, मतलब यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, उस पॉइंट को एकदम अच्छे से ध्यान देके उस पॉइंट का नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप लोग को फ़ायदा हो। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, सो डोंट बी पैनिक। और अभी कोई खास ज़रूरी नहीं है, बस आप वीडियो देखिए और नोट्स आप लोग टेलीग्राम पे ले सकते हैं। तो ठीक है। तो अब आते हैं ब्लड में तो प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा इज द स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। विस्कस हल्का सा, मतलब स्लाइट फ्लूइडिस, मतलब फ्लूइडिस ही लेकिन थोड़ा गाढ़ा फ्लूइड हुआ विस्कस। स्ट्रॉ कलर्ड स्लाइटली येलोइश कलर, ठीक है। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट और ब्लड ही हुआ रेड कलर। फॉर्म्ड एलिमेंट उसमें से स्पेशली रेड, इसी का फॉर्म्ड एलिमेंट के ही कारण हमें ब्लड रेड दिखता है, तो इसलिए रेड कलर्ड का फॉर्म्ड एलिमेंट है, ठीक है। तो प्लाज्मा नियरली 55% कंस्टिट्यूट करेगा ब्लड का। रेस्ट 45% ऑफ ब्लड इज कंस्टिट्यूट बाय फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ठीक है, 55-45 का है, हो गया। फिर उसके बाद देख ले, अब ये हो गया प्लाज्मा का। अब प्लाज्मा का जो 90-92% है ना, वो वाटर कंस्टिट्यूट करता है। 90-92% ऑफ प्लाज्मा इज कंस्टिट्यूटेड बाय वाटर and rest 6-8% is organic part or that is formed by protein। and protein जो mainly है fibrinogen, globulin and albumin। fibrinogen are responsible for clotting of blood and globulin is responsible for defense mechanism and albumin for osmotic balance। तो ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को हमेशा मिलते रहेगा। 2018 नीट में भी ये पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग करके। तो यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है कि मतलब जो प्रोटीन पार्ट है प्लाज्मा का, दैट आर मेनली कंस्टिट्यूटेड बाय फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन आर दी मेजर प्रोटीन पार्ट। तो जिसमें से फिब्रिनोजेन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल, ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म में, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कोई बाहर से एंटीबॉडी आया तो ग्लोब्यूलिन जो होता है यही इम्यूनोग्लोबिन बनाता है। इम्यूनोग्लोबिन IgA IgG ये सब वो पढ़ेंगे आगे। तो वो जाके एंटीबॉडी बनाएगा और फिर वो जो एंटीजन आया था उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। फॉरेन बॉडी आया था उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब बाकी इनऑर्गेनिक कंटेंट कुछ खास नहीं है, सिर्फ 0.9%। एंड डेट आर फॉर्म्ड बाय सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट आयंस एक्सेट्रा, अमाइनो एसिड एंड लिपिड्स। दिस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द इम्पोर्टेंट वन है, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन कि क्लॉटिंग फैक्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में ही क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होता है, बट दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होता है। तो अब देखिए, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कहीं टेस्ट में मिल जाएगा आपको। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। व्हाट इज सीरम? तो सीरम इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। अब आ जाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट पे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट मेनली 3 तरह के होंगे, दैट आर इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट RBC रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट WBC वाइट ब्लड सेल, वाइट नॉट, दिस हैपेंस टू बी कलरलेस। ये रेड होगा, ये कलरलेस होता है लेकिन इसका नाम है वाइट ब्लड सेल, ठीक है। एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग प्लाज्मा तो पूरे पढ़ लिए, प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। मतलब प्लाज्मा एक बार रिवाइज कर दे तो 55% होता है और 55% का 90-92% ऑफ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड बाय वाटर
एंड रेस्ट 6 to 8% बाय ऑर्गेनिक प्रोटीन, एंड प्रोटीन में फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड अल्ब्यूमिन आर मेन प्रोटीन and its function are important, and inorganic constituents are very less, and clotting factors are present in plasma in inactive form. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट पे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में देखेंगे सबसे पहले इरिथ्रोसाइट और आरबीसी, रेड ब्लड सेल को ही इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो दीज आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट, ये सबसे ज़्यादा फॉर्म्ड एलिमेंट में यही है। तो इसका अमाउंट कितना है, तो 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। एक क्यूबिक मिलीमीटर में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। ये पूछा भी जा सकता है, मतलब ये एक स्टार लाइक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एंड इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो में फॉर्म होगा, एंड दे आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं होगा, और लोअर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस होगा आरबीसी में, लेकिन मैमल्स में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा, एंड दे विल बी बाई कॉन्केव शेप्ड, बट लोअर में बाई कॉन्वेक्स शेप्ड आरबीसी विथ डिवाइड ऑफ विथ न्यूक्लियस, बट हम लोग में डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस एंड बाई कॉन्केव शेप। तो डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस का एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये मतलब न्यूक्लियस हटा के बाकी और भी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं है, लेकिन ये हेमोग्लोबिन को पूरे पैक किए हुए हैं, और हेमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, मतलब O2 का एक्सचेंज। एक हेमोग्लोबिन जो होता है वो चार O2 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होते हैं, 4 O2 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होके और ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो आरबीसी एक मैकेनिज्म, रेड ब्लड सेल मैकेनिज्म मतलब अपने लिए बनाया है कि ये न्यूक्लियस नहीं रखेगा, लेकिन हेमोग्लोबिन को बहुत सारा रखेगा। ठीक है, तो अब हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ ले कि हेमोग्लोबिन ही जो है वो रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट और प्रोटीन, वॉट एवर यू से, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन और पिगमेंट। तो रेड कलर्ड है, इसी के रेड कलर के कारण ब्लड का कलर रेड होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आरबीसी में पूरे पैक्ड है। 12 to 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इन ओनली 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml में 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एंड दीज आर हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। ठीक है, तो अब आगे देखें कि लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी जो है वो 120 डेज है, इसका लाइफ स्पेन भी मैक्सिमम है, मोस्ट एबंडेंट भी है। और उसके बाद देखें कि स्प्लीन जो होता है उसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, बिकॉज आफ्टर 120 डेज, एक तो ये हो गया 120 दिन बाद ये मर जाएगा तो फिर वो स्प्लीन डिस्ट्रॉय कर देगा उसे, या फिर कोई डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल है तो उसको भी स्प्लीन जाके उसको अपने में इनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, सो यू हैव टू रिमेंबर स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नाउ कमिंग टू ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड सेल हैपेंस टू बी कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा, और ये होगा न्यूक्लिएटेड और सबसे कम नंबर में, मतलब तीनों ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट में ये सबसे कम नंबर में होगा। तो कितना, तो 6 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ये कहाँ मिलियन में और ये कहाँ थाउजेंड्स में आ गया, तो 6 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, एंड नाउ और शॉर्ट लाइफ स्पेन भी होगा इसका, नियरली 2 वीक्स के करीब लाइफ स्पेन होता है, 12 to 14 डेज। तो अब ल्यूकोसाइट को 2 पार्ट में बांटा गया है। ग्रेनुलोसाइट मतलब उसका जो साइटोप्लाज्म होगा ना उसमें ग्रेन्युलर अपीयरेंस होगा, साइटोप्लाज्म स्मूथ नहीं होगा बल्कि ग्रेनुलर अपीयरेंस होगा, और एक ग्रेनुलोसाइट में ग्रेनुलर अपीयरेंस नहीं होगा। तो ग्रेनुलोसाइट का मेनली तीन हो गया एग्जाम्पल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, न्यूट्रोफिल इज द मोस्ट एबंडेंट एंड बेसोफिल इज द लीस्ट एबंडेंट। तो देख लेंगे परसेंटेज के हिसाब से 60 to 65% है
न्यूट्रोफिल, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये पूरे डाटा आप लोग को याद करना पड़ेगा, पूरे डाटा ये और ये नीचे वाला भी पूरे याद कर लें, इससे भी आप लोग को हर जगह क्वेश्चन मिलेगा। तो न्यूट्रोफिल 60 to 65%, बेसोफिल लीस्ट एबंडेंट 0.5 to 1%, एंड इओसिनोफिल 2 to 3%, मोनोसाइट 6 to 8%, एंड लिम्फोसाइट 20 to 25%। एक बार लिख लेंगे अच्छे से, लिख के वो हैंड नोट्स होता है ना, उस पर लिख के दीवार पे चिपका दे इस सबका परसेंटेज, ठीक है। अब देखें कि न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और इसका न्यूक्लियस का शेप भी आप लोग को याद कर सकते हैं। इसका एस शेप्ड न्यूक्लियस इसमें होता है, इसका ईयरफोन शेप्ड न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट में एक ही लंबा सा न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड नहीं होता है, वो साइड में प्लेस्ड होता है। और ये बेसोफिल में मतलब न्यूक्लियस का थ्री लोब न्यूक्लियस, इसमें एस शेप्ड और 5 लोब न्यूक्लियस, इसमें 2 लोब न्यूक्लियस। इस तरह से लोब वाइज भी याद कर सकते हैं, इसमें तो सिंगल लोब न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब न्यूट्रोफिल वैसे उसकी खास ज़रूरत नहीं है, बस आप एनसीईआरटी के डायग्राम को देख के पता कर लें, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल मीन्स ये बाहर से जो कोई फॉरेन बॉडीज आएगा ना, तो उसको फैगोसाइट उसको इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर देगा, उससे हार्म शरीर को नहीं पहुंचने देगा। कौन? तो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, ठीक है। एंड नाउ बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। आप जानते होंगे हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज द पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। सेरोटोनिन इज द पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। Heparin is the anticoagulant, and histamine is also very important. So basophil is involved in inflammatory response of the body. And now eosinophil resist infection and are involved in allergic reaction. आप कभी देखते होंगे काफ़ी जब छिकछिकी उठ जाता है तो लोग कहते हैं इसनोफिलिया हो गया या इओसिनोफिल बढ़ गया, वही एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण ही इओसिन पिगमेंट बढ़ जाता है, तो उसी को कहते हैं इसनोफिलिया, ठीक है। तो अब आते हैं लिम्फोसाइट जो है वो ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट जो होता है ट्रेनिंग स्कूल होता है थाइमस का मतलब लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग देता है थाइमस इज द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट। थाइमस इज ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट। मतलब लिम्फोसाइट जो है उसको थाइमस में जाके मैच्योर करेगा और इसको मतलब इम्यून सिस्टम, मतलब बाहर से कोई बॉडी आए उसको पहचानने और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार करता है थाइमस लिम्फोसाइट को, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रेड ब्लड सेल कंप्लीट, WBC वाइट ब्लड सेल कंप्लीट। एंड नाउ प्लेटलेट्स इज आल्सो कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट। एक तो थ्रोम्बोसाइट है ही, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट है ही, बाकी इसको मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होता है। मेगा कैरियोसाइट मीन्स सेल फ्रेगमेंट, इसका मतलब होता है सेल फ्रेगमेंट। मेगा कैरियोसाइट इज सेल फ्रेगमेंट। और ये स्पेशल सेल ऑफ बोन मैरो का एक स्पेशल सेल होता है मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका नंबर 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। तो इस हिसाब से देख लेंगे RBC फर्स्ट नंबर पे मोस्ट एबंडेंट, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC लिस्ट एबंडेंट। एंड दे आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। तो जब इसका नंबर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल रिलेटेड टू ब्लड से रिलेटेड क्लिनिकल में देख सकते हैं कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ RBC का नंबर जब रिड्यूस हो जाएगा तो उस कंडीशन को कहेंगे इरिथ्रोसाइटोपेनिया एंड ल्यूकोसाइटोपेनिया।
तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया इज सीन इन एक्लिमेटाइजेशन रिस्पॉन्स, मतलब पहाड़ के ऊपर जब चढ़ते हैं ना तो आरबीसी का नंबर शुरुआत में कम होने लगता है, फिर धीरे धीरे ये कंडीशन ठीक हो जाता है। लेकिन एक्लिमेटाइजेशन रिस्पॉन्स का एरिथ्रोसाइटोपेनिया एक करेक्टर है, और डब्ल्यूबीसी का नंबर रिडक्शन हो जाएगा तो उसको ल्यूकोसाइटोपेनिया ये। फिर प्लेटलेट्स के नंबर में रिडक्शन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और प्लेटलेट्स का नंबर कब कम होता है तो वी वुड हैव कॉमनली सीन इन डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो ब्लड लॉस भी ज़्यादा होगा, तो उसी को कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल टुडे। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आगे, हम लोग पढ़ना है आगे ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड ग्रुपिंग और लिम्फ, ये आगे अगले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।